केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज़ की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी हूँ। भाई कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसीलिए ना आपसे मुलाकात हो पा रही थी और ना ही न्यूज़ की पाठशाला में मैं हाजिरी लगा पा रही थी। आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ, इस वादे के साथ पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कौन कौन से लेसन्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आपके सामने रख देती हूं। चैप्टर नंबर 1, राजनीति शास्त्र की क्लास। अमेरिका ने भारत की तारीफ की तो कांग्रेस का हाजमा क्यों बिगड़ गया भैया। ईवीएम पर दिमागी नक्सली को बेनकाब करने वाला ये चैप्टर आपके सामने रखूंगी। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 2, छात्र आंदोलन की क्लास। अनशन टूटा है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। छात्रों ने कहा है कि पीछे नहीं हटेंगे। झारखंड के आंदोलन से पूरे देश के लिए क्या सबक है, ये आप जानेंगे। और उसके बाद आएगा पाठ नंबर 3, सेहत की प्रैक्टिकल क्लास है ये। क्या दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और स्टार्च अब आम बात हो गई है? आपके घर में रखा दूध असली है कि नकली? खुद देखिए और परखिए, समझिए। और फिर आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, कहां है वो मूर्ति जिसे भगवान राम ने विभीषण को भेंट की, सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन आपके साथ। बिहार में शिक्षक बहाली और बहाली को लेकर आंदोलन के बीच सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है। 32,000 से ज्यादा पदों के लिए निकाली गई भर्ती। 1 से 30 सितंबर तक होगा ऑनलाइन आवेदन। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कहा गोवा में भी कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया। खरगे ने कहा वंदे मातरम पूरा नहीं गाऊंगा। चुनाव से पहले विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी बनाए गए यूपी बीजेपी के प्रभारी। सतीश पुनिया को पंजाब, तरुण चुग को गुजरात की सौंपी गई जिम्मेदारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट। सूत्रों का दावा, चंपत राय और अनिल मिश्रा को मिली क्लीन चिट। फाइनल रिपोर्ट में दोनों नहीं पाए गए दोषी। दिल्ली के लाठीचार्ज मामले में पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। अतिरिक्त बल प्रयोग से किया इनकार। कहा हालात बिगड़ने के बाद ही बल का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई प्रमुख इमरान खान को बड़ी राहत। इमरान को जेल से अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश। परिवार से मिलने की भी अनुमति। 2023 से जेल में बंद है इमरान खान। न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले राजनीति शास्त्र की क्लास। पाठशाला में हम ये मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत अहम किरदार है उसका। लेकिन आज विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। आज विपक्ष के एंटी इलेक्शन कमीशन, एंटी एसआईआर और वोट चोरी वाले एजेंडे को जबरदस्त झटका लग गया है। मेरी बात का यकीन कीजिए आप, विपक्ष को यह झटका सत्ता पक्ष ने नहीं दिया, 7 समंदर पार से अमेरिका ने दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल से कांग्रेस की आंखों के तारे बने हुए थे, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की ऐसी बोलती बंद कर दी कि अब जवाब ही नहीं सूझ रहा। जिस इंडिया गठबंधन को ऑपरेशन सिंदूर में सरकार और सेना के दावे पर शंका हो रही थी, ट्रंप के सीजफायर करवाने वाले दावे पर आंख मूंद कर यकीन हो रहा था, अब वही इंडिया गठबंधन ट्रंप को शक की नजर से देखने लगा है और ट्रंप पर तंज भी कस रहा है। विपक्ष का टेम्पर इसलिए हाई है क्योंकि ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भारतीय चुनाव आयोग की तारीफ कर दी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा क्या है, पहले यह बता देती हूं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, ये ट्रम्प कह रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रशासन से पूछा, आप बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे करवा सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे। चुनाव में 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। हमें अभी द सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है, ये ट्रम्प कह रहे हैं। यानी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव आयोग की खुलकर तारीफ की, भारतीय चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की, हमारे वोटर आईडी मैकेनिज्म और मैनेजमेंट की तारीफ की। ऐसा नहीं है कि हमको किसी बाहरी आदमी की या किसी बाहरी देश की वाहवाही चाहिए या सर्टिफिकेट उसका चाहिए, और खासकर ट्रम्प का तो कतई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ट्रम्प कब क्या करें क्या ना करें कोई नहीं जानता, ये तो इनफैक्ट ट्रम्प भी नहीं जानते। लेकिन एक भारतीय होने के नाते अमेरिका की उस कुर्सी पर बैठे शख्स का ये बयान आपको कैसा लगा, मैं आपसे पूछ रही हूं। क्या आपका सीना फख्र से चौड़ा नहीं हुआ? क्या आपका सर फख्र से ऊंचा नहीं हुआ? अमेरिका भी हमारे चुनाव आयोग का मुरीद हो गया, क्या आपने ये नहीं सोचा? ये जानकर क्या आपको खुशी नहीं हुई? हुई ना, लेकिन विपक्ष को नहीं हुई। विपक्ष को ट्रम्प की ये बात हजम ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज से पहले ट्रम्प लगातार ऐसे कई भारत विरोधी बयान देते आए हैं जिससे विपक्ष के सरकार विरोधी एजेंडे को बूस्ट मिल रहा था। ओके फाइन। जब ट्रम्प ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर का क्रेडिट लेकर हमारी सेना के पराक्रम को कमतर दिखाया, तब विपक्ष ने ट्रम्प के दावे को परम सत्य मान लिया था। जब ट्रम्प ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, तब राहुल गांधी ने ट्रम्प के बयान को बिल्कुल सही ठहराया। जब ट्रम्प ने भारतीय प्रवासियों को इंडियन बर्डन बताया, तब विपक्ष ने मोदी सरकार की विदेश नीति का मजाक उड़ाया। जब ट्रम्प ने भारत को हेल होल कहा, तब विपक्ष ने कहा कि ट्रम्प के आगे नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं। जब ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, तब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बता दिया था। राइट, तब ट्रम्प इनके सबसे बड़े वकील थे। तब ट्रम्प जो कह रहे थे वो एकदम सही कह रहे थे, वही दिशा दे रहे थे। जो भारत में हो रहा है उसको कैसे डिफेंड करना है या उसको कैसे अटैक करना है, ऐसा लग रहा था ट्रम्प ही कर रहे हैं। लेकिन इस बार ट्रम्प ने चुनाव आयोग की तारीफ की तो विपक्ष को मिर्ची लग गई, छटपटाहट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ गया, क्योंकि ट्रम्प का यह बयान विपक्ष के एंटी ईवीएम, एंटी इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार विरोधी एजेंडे को सूट नहीं कर रहा है। ट्रम्प के बयान से राहुल गांधी का जो बना बनाया कथित वोट चोरी का नैरेटिव था, हुक्म वो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ट्रम्प के बयान पर वाहवाह करने वाला विपक्ष अब ट्रम्प को ही तरह तरह की सलाह और नसीहत देने लगा है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प ज्ञानेश कुमार को अमेरिका बुला ले, उनसे एसआईआर करवा ले, हम अगली फ्लाइट से ईवीएम भेज देंगे, जैसे ये सच में भेज सकते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं ट्रम्प ने भारत की चुनावी व्यवस्था जैसे वोटर आईडी कार्ड की प्रशंसा तो की, गोदी मीडिया ने इसे बड़ी खबर बना दिया। अरे भैया, आपके सबसे बड़े नेता ट्रम्प के एक बयान को सबसे बड़ा बयान बता रहे थे, तब वो कौन से मीडिया का हिस्सा थे या वो कौन सी पार्टी का हिस्सा थे? फिर वो ट्रम्प पार्टी बन गए थे। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि वोटर आईडी की बात तो ठीक है, लेकिन ट्रम्प जी को सभी चीजों का जायजा लेना चाहिए। कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े पाटिल जो है वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने ट्रम्प को ये बताया नहीं, या ज्ञानेश कुमार से जानना चाहिए कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनाव जीता कैसे जाए। अब सबसे दिलचस्प बयान तो कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिया। कहा कि भारत में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी ट्रम्प को नहीं है, इसीलिए ट्रम्प को अपना देखना चाहिए। कमाल है, जब हमारे चुनाव आयोग का डंका खुद अमेरिका का राष्ट्रपति बजा रहा है, तब ऐसी चिढ़न, नाखुशी, बेचैनी, असहजता क्यों भैया? क्या यही सोच वो दिमागी नक्सली वाली सोच नहीं है क्या? सवाल पूछ रही हूं मैं। वही सोच जिसे विदेशों में भारत की तारीफ अच्छी नहीं लगती, जो विदेशों में जाकर हमारे लोकतंत्र की छवि खराब करने की कोशिश करती है, जिसके लिए राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ सरकार का विरोध है। लेकिन पहले कांग्रेस सांसद का एक बयान आप सुन लीजिए। ईवीएम को लेकर कांग्रेस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब वो पहले से ही दिमागी नक्सल पर रिएक्शन देकर घिर गई है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन क्या कहा था, मैं आपको याद दिलाती हूँ। पीएम ने यही कहा था, हथियारी नक्सल तो गए,
लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। ये दिमागी नक्सल कौन लोग हैं? ये कैसी सोच है? वही जो जनमत को अटकाने भटकाने का काम करती है। अब जबकि कांग्रेस ईवीएम पर अमेरिकी तारीफ से परेशान हो रही है, तो सवाल ये बनता है कि क्या ये उस सोच में फिट बैठ रही है जिस सोच का जिक्र पीएम कर रहे थे? पाठशाला में हमारी कोशिश होती है कि तर्कों के साथ बात करें। हम आखिर क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस की सोच अच्छी नहीं है, खतरनाक है? कैसे ये उस उदाहरण में फिट बैठ रही है जो पीएम ने लाल किले की प्राचीर से दिया था? 4 तर्क हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला तर्क, चुनाव आयोग और ईवीएम लोकतंत्र की रीढ़ है। इन्हें बार बार संदेह के घेरे में लाना, अमेरिका की तारीफ पर व्यंग करना, मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर तंज कसना, ये क्या है? ये लोगों में चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा करना नहीं है क्या? अगर संस्थाओं पर भरोसा खत्म हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा क्या? दूसरा तर्क, देश की उपलब्धि पर फख्र की जगह तंज करना राष्ट्र विरोधी मानसिकता नहीं है क्या? ट्रंप ने भारत की फोटो आईडी वाली सख्त व्यवस्था को मिसाल बताया। ये तो भारत की चुनावी मजबूती का प्रमाण है ना। तो फिर गर्व करने की जगह सीसी ईवीएम को एक्सपोर्ट करने का ऑफर क्यों? क्या ये वही सोच नहीं है जो देश की किसी सफलता को नकारती है? जब विदेश में भारत की तारीफ हो रही हो, तब घरेलू संस्थाओं को नीचा दिखाना ये मौके की तलाश वाली मानसिकता नहीं तो फिर क्या है जिसकी पीएम ने चेतावनी दी थी? तीसरा तर्क, कांग्रेस खुद को दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व महसूस करती है। वो बार बार लगातार ईवीएम, ईसी, एसआईआर पर संदेह जता रही है। तो जो लोग लोकतंत्र की सबसे बुनियादी संस्था को ही संदिग्ध बता रहे हैं, वो उसी वैचारिक ढांचे में तो फिट बैठते हैं जिसकी पीएम ने बात की थी। सिस्टम को अस्थिर रखना भला किन लोगों को सूट करेगा, किन लोगों का मकसद होता है? चौथा तर्क, भारत में ईवीएम को कई अदालतों और विशेषज्ञों ने सुरक्षित माना है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी ईवीएम हुआ करती थी, कांग्रेस हारी तब भी ईवीएम है। बैलेट पेपर हटाकर ईवीएम को ले आने वाली कांग्रेस आज जब ये सब सवाल पूछती है तो सवाल तो उठते हैं ना। वही कांग्रेस जब चुनाव हार जाती है तब ईवीएम पर दोष बढ़ना शुरू कर देती है। ये सुविधा वाली राजनीति नहीं तो फिर क्या है? और क्या ऐसे सवालों को उठाना वैचारिक अराजकता नहीं तो क्या है? एक लाइन में मोटी बात समझ लीजिए। हथियारी नक्सल हथियार के बल पर चुनाव में बाधा डालते थे, चुनाव बहिष्कार करते थे, लोगों को वोट देने से रोकते थे, कुल मिलाकर लोकतंत्र को कमजोर किया करते थे। लेकिन दिमागी नक्सल वो चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव मशीनरी सबका मजाक उड़ाकर लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रहे हैं क्या? ट्रंप के बयान को हमारे देश का विपक्ष भले ही नापसंद कर रहा हो, लेकिन अमेरिका में चुनाव सुधार की जो बात ट्रंप कर रहे हैं उसके समर्थन में वहां के पत्रकार खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका के एक पत्रकार है एरिक डगर्थी। वो अमेरिकी चुनाव में वैध वोटर आईडी की जरूरत को इंपॉर्टेंट मानते हैं, और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, अनिवार्य बताते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी ट्रंप की बात से सहमत दिख रहे हैं। उनका बयान आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में जिस सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की जरूरत बताई है वो आखिर है क्या? सेव अमेरिका एक्ट, जिसका पूरा नाम सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट है, यह अमेरिका में प्रस्तावित एक बेहद सख्त संघीय चुनावी कानून है। इसका उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकना और मतदाता पहचान नियमों को सख्त बनाना है। यानी अमेरिकी नागरिकों को मतदान के लिए पंजीकरण कराते वक्त अपनी अमेरिकी नागरिकता साबित करनी होगी। अभी तक अमेरिकी संघीय कानूनों के मुताबिक मतदान या मतदाता का अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य है, लेकिन नागरिकता साबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका में मतदान प्रक्रिया हर राज्य में अलग अलग है, लेकिन कुछ अमेरिकी राज्यों में पहले से ही मतदाताओं के लिए वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। अमेरिका में चुनाव आयोग जैसी कोई केंद्रीय संस्था नहीं है जो पूरे देश का चुनाव करवाए। इसीलिए ट्रंप पूरे देश में चुनाव का एक
स्टैंडर्ड चाहते हैं, एक मानक चाहते हैं, जैसा कि भारत में है चुनाव आयोग के नाम पर। इसीलिए ट्रंप ने भारतीय चुनाव आयोग का जिक्र किया और तारीफ की। यानी अमेरिका जिस कानून को बनाने की प्रक्रिया में है वो हमारे संविधान में शुरू से है। कोई विदेशी नागरिक वोट नहीं कर सकता। ये बात हमारे संविधान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 क्लॉज बी में 2 में लिखी हुई है। लेकिन जब चुनाव आयोग SIR के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि कोई विदेशी नागरिक हमारे सांसद विधायक को ना चुने, सरकारें ना चुने, तो विपक्ष सड़क पर उतर जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पूरे बिहार में घूम घूम कर SIR के खिलाफ जनमत तैयार करते हैं। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका भारत का या भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ आखिर कर क्यों रहा है और दोनों देशों की चुनावी प्रक्रिया में अंतर क्या है। भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश के प्रमुख चुनाव कराता है। अमेरिका में चुनाव का संचालन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन करता है। भारत में वोटर का नाम इलेक्टोरल रोल में होना जरूरी है। अमेरिका में भी सिर्फ नॉर्थ डकोटा को छोड़कर सभी राज्यों में वोटर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। भारत में वोटिंग के लिए EVM का इस्तेमाल होता है, लेकिन अमेरिका में वोटिंग का कोई इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड यानी एकीकृत मानक नहीं है। वहां किसी राज्य में पेपर बैलेट से चुनाव होता है तो किसी में ऑप्टिकल स्कैनर और बैलेट मार्किंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है। भारत में वोट डालने से पहले वोटर की पहचान उसकी चुनिंदा फोटो ID देखकर की जाती है, लेकिन अमेरिका में ID की जरूरत और उसका प्रकार राज्य के कानून पर निर्भर करता है। भारत में मतदान के दिन ही वोटिंग करने की व्यवस्था होती है। कुछ विशेष वर्ग को ही पोस्टल वोटिंग के जरिए सुविधा प्राप्त है, लेकिन अमेरिका में बहुत से राज्यों में अर्ली वोटिंग की व्यवस्था है। हमारे देश में वोटर को EVM में नोटा यानी नन ऑफ द अबव का विकल्प मिलता है, लेकिन अमेरिका में नोटा जैसा कोई विकल्प नहीं है। वोटर को किसी ना किसी को तो वोट करना ही होता है। भारत में चुनाव आयोग की निगरानी में वोटों की गिनती होती है। अमेरिका में राज्य प्रशासन या स्थानीय चुनाव अधिकारी जो है वो बैलेट को गिनते हैं और वेरीफाई करते हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर वो एक बयान देते हैं, मैं आपको वो बयान सुनाती हूँ। Look, the president was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue, and so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. जमीन आसमान का अंतर है और हमारी पॉपुलेशन तो आप कतई मत भूलिएगा। EVM से चुनाव हो तो विरोध, मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो तो विरोध, एक देश एक चुनाव लागू करने की चर्चा हो तो विरोध। यानी विपक्ष चुनाव सुधार की हर प्रक्रिया का विरोध करता है और ये विरोध तब और बढ़ जाता है जब नतीजे विपक्ष के खिलाफ आते हैं। लेकिन वही चुनाव के नतीजे जब विपक्ष के पक्ष में आते हैं, यानी विपक्ष चुनाव जीत जाता है, तब सब चंगा है। तब ना EVM हैक होता है, ना वोट चोरी होती है, SIR का असर होता है। अभी कुछ दिन पहले बिहार के बांकीपुर में, मध्य प्रदेश के दतिया में, गुजरात के मंजालपुर में उपचुनाव हुए कि नहीं हुए, जिसमें से बीजेपी बांकीपुर और दतिया 2 सीट हार जाती है और बांकीपुर तो भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलाका, वो वहां से जीत कर आते हैं। नितिन नबी हार गई वो सीट बीजेपी ने तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया। विपक्ष ने चुनावी व्यवस्था पर उसके बावजूद, जीत जाने के बावजूद, इस तरह का माहौल क्यों नहीं बनाया जो पहले बना रहे थे हारने पर, बल्कि तब कह रहे थे जनादेश है भैया, जनादेश है। क्यों? बीजेपी की हार में विपक्ष को अपना भविष्य दिख जाता है, इसीलिए। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा सत्य यह है, हुक्म पब्लिक सब जानती है, आप लोग सब जानते हैं, आपको सब पता है, आप सब देख रहे हैं। नए नए नैरेटिव गढ़ने से लेकर, प्रोपेगेंडा से लेकर, एजेंडा से लेकर, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स से लेकर, वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, सब देश प्रथम की भावना, विकास की राजनीति, वोट बैंक वाली राजनीति, नैरेटिव गढ़ने वाली राजनीति, किसी को आगे करके पीछे से राजनीति जो कर रहे हैं, उन सबको आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं। और इसीलिए इन सारे तथ्यों को आपके सामने रख देती हूं। हुक्म
आप ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप देश के मतदाता हैं, दाता हैं। आप पाठशाला में आगे बढ़ेंगे। छात्र आंदोलन की क्लास। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। झारखंड के रांची में कल रात से लगातार मधु मंसूरी हंसमुख का ये जो प्रतिरोध गीत है वो गाया जा रहा है। 23 दिन के आंदोलन और कई छात्रों के अनशन पर बैठने के बाद सोरेन सरकार ने छात्रों की 2 मांगों में से एक को मान लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बयान देकर बताया कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। टीडीपीएल एजेंसी ने जो भी एग्जाम कराए हैं उन्हें रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। 2014 से लेकर अब तक हुई सभी परीक्षाओं की जांच कराने की बात कही। जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म के लिए आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एक टीम बनाने का ऐलान भी किया, जो अलग अलग संस्थाओं में साथ मिलकर रिफॉर्म के लिए काम करेगी। अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने कल देर रात अपना अनशन तोड़ा। अनशन पर बैठी उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन तोड़ा, लेकिन छात्रों का कहना है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी सीबीआई जांच की मांग बाकी है। ये जश्न सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है और वो अपनी सभी मांगों को मनवाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात तो तय है होकर, झारखंड के इस आंदोलन ने जन आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। आंदोलन क्या होता है, कैसे होता है, कैसा होना चाहिए, जब जब इस पर विचार किया जाएगा इसे जरूर याद किया जाएगा। जुग जुग जिए झारखंड के तमाम छात्र, जिन्होंने आंदोलन का असल मकसद और आंदोलन की असली ताकत को दिखाया है। झारखंड के इन छात्रों के आंदोलन को उस फहरिस्त में जरूर रखा जाएगा। छात्रों को आगे करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा रखने वाले फैशन और ट्रेंड में जरूर आ गए, लेकिन उन सबको इस आंदोलन ने सिखाया कि बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के भी एक बड़ा बदलाव खड़ा किया जा सकता है। झारखंड के इन बच्चों ने बता दिया कि सफल आंदोलन के लिए भाषा का स्तर गिराने और गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए बदजुबानी की जरूरत नहीं है। तर्क, मर्यादा, गरिमा और व्यवहार के जरिए अपनी बात रखी जा सकती है, और वो भी ऐसे कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में जुटे छात्रों ने यह बता दिया हुक्म जयपाल मुंडा में कि आंदोलन की सफलता उसे राजनीतिक इवेंट बनाने में नहीं, बल्कि अपने हक की लड़ाई में डटे रहने में है। इन्होंने साबित कर दिया कि बगैर पत्थर चलाए, बगैर आजादी आजादी के नारे लगाए, बगैर देश विरोधियों के प्लेटफॉर्म को दिए बगैर और बिना खाने और रील के स्पॉन्सर्स के भी एक आंदोलन चलाया जा सकता है और जीता भी जा सकता है। इस आंदोलन ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है। असली लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है। चाहे इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर वो पुश नहीं दिया गया, एल्गोरिदम का सपोर्ट भले ही इस आंदोलन को नहीं मिला, लेकिन ये छात्र अपनी मांग पर अटल रहे। न्यूज की पाठशाला में हमने लगातार इस मुद्दे को उठाया। झारखंड की सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों की तह तह तक हमने जाकर पड़ताल की और आपके सामने लाए। एक एक पेपर खुद देखे, उन्हें पढ़ा और फिर आपके सामने रखा। लगातार हम बच्चों के संपर्क में रहे, उनसे बात की, उनका पूरा पक्ष आपके सामने रखा। और अब जब इन छात्रों का संयम रंग लाया तो इनकी जीत की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। एक तस्वीर दिखाती हूं आपको। कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
ये पहला कदम है, ये पहला जश्न है, अभी बाकी है, अभी हमारी लड़ाई अधूरी है। सीबीआई जांच नहीं मानती, हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। आपको याद होगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से क्या क्या बयान सामने आए थे। कहा गया था ये तो बस पहला विकेट गिरा है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पीएम मोदी जब युवाओं को एकजुट करने के लिए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे तो उनका मजाक उड़ाया गया था, याद है ना फ्रेंड्स। पीएम मोदी की पढ़ाई लिखाई, उनके बोलने के तरीके, सब पर किस तरह से कटाक्ष किए जा रहे थे, आपको याद है ना। राजनीतिक और दूसरे मुद्दों के नाम पर कैसे घेरने की कोशिश की जा रही थी, आपको याद है ना। देश के प्रधानमंत्री पर कैसे व्यक्तिगत हमले किए जा रहे थे, आपको याद है ना। झारखंड में कल जब इन छात्रों ने सुना कि हेमंत सोरेन की सरकार ने उनकी एक बेहद अहम मांग को मान लिया है, तो सुनिए उनका रिएक्शन क्या था और कैसा था। देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद। और इस चीज को उन्होंने साबित कर दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। ये बच्ची उम्मे हबीबा 14 दिन से जिस सरकार और सरकार के सीएम के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी थी, कह रही हैं हेमंत है तो हिम्मत है। देवेंद्र महतो एरोगेंस दिखाना, बदतमीजी करना, किसी खाकी वर्दी के पास जाकर और कहना जानते नहीं हो कौन है, फला मंत्री का इस्तीफा ले लिया है, हूल दिखाना, ये सबसे आसान रास्ता है। मुश्किल होता है ताकत मिल जाने पर भी वजन और वो किरदार रखना। 16 दिनों तक अनशन करने वाले देवेंद्र नाथ महतो होना, उम्मे हबीबा होना, राहुल क्रांति होना और व्हील चेयर पर बैठकर अनशन करने वाली सविता कुमारी होना। अपनी लड़ाई में जीत का एक पड़ाव पार करने के बाद झारखंड के ये बच्चे किसी आलीशान होटल में अपने वो चुनिंदा लोगों के साथ जश्न नहीं मना रहे हैं। ये उसी जयपाल मुंडा स्टेडियम में अपने उन्हीं भाइयों के साथ हाथ डटे हुए हैं, एकदम डटे हुए हैं। और डटे किस बात पर हैं? सीबीआई की मांग पर। सीबीआई जांच की मांग जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा छात्रों का यह भी कहना है कि जो फैसला मौखिक तौर पर हेमंत सोरेन ने सुनाया है, उसका जल्द से जल्द लिखित में आदेश जारी हो जाए। छात्रों की मांग है कि कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द की गई है, उसकी पूरी लिस्ट भी सरकार जारी कर दे। लेकिन सोरेन सरकार ने ये जो परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है, इससे छात्रों का एक पक्ष तो न्याय पा चुका है, लेकिन एक पक्ष है जो अन्याय महसूस कर रहा है। परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन इस परीक्षा से चुने गए 1975 कैंडिडेट्स के ऊपर नौकरी जाने का संकट मंडरा रहा है। एक तरफ जहां सीजीएल एग्जाम रद्द होने से जयपाल स्टेडियम में जश्न का माहौल है, वहीं रांची के प्रोजेक्ट भवन के आगे अब सीजीएल पास कर चुके कैंडिडेट रो रो कर अपना हाल बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले तो नियुक्ति पत्र पाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा और अब नौकरी बचाने के लिए इसी तरह हाथ पैर मारने पड़ेंगे। किसी के बच्चे हैं, किसी की पत्नी है, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं। इनका सवाल है कि सरकार और सिस्टम की गलती का खामियाजा ये क्यों भुगते। न्यूज की पाठशाला में हमने आपको पूरा मामला पहले भी बताया था, एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करवा देती हूं। इनकी नौकरी पर क्यों बनाई है और आगे क्या हो सकता है? 2 प्रश्न हैं। 21 और 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई। 4 दिसंबर 2024 को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद धांधली के आरोप लग गए। मामला झारखंड हाईकोर्ट में गया। 17 दिसंबर 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जेएसएससी सीजीएल के अगले परिणामों और आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। 1 साल बाद 3 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर लगी रोक को हटाया और जो सफल हुए कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटने का आदेश दे दिया। जिन 1975 लोगों को ये नियुक्ति पत्र बांटे गए, आज उनकी नौकरी पर बनाई है। लेकिन ये स्थिति टाली नहीं जा सकती थी, आप मुझे बताइए।
मैंने आपको पाठशाला में सीआईडी की वो कथित रिपोर्ट दिखाई थी, याद है, जिसे कभी भी कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया गया, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में सीआईडी की टीम टीम 1 जो थी उसने पाया था कि JSSC CGL में धांधली के तार नेपाल तक जुड़े हुए हैं और नेपाल जाकर कुछ छात्रों को जवाब रटवाए गए। अगर उसी समय रिपोर्ट का संज्ञान ले लिया गया होता तो आज ये सिचुएशन आती क्या? अगर सीआईडी टीम को बदलकर एक अलग ही कंक्लूजन वाली रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा ना किया गया होता तो ये सिचुएशन आ जाती क्या? उसी समय छात्र कह चुके थे और उसी समय से कह रहे थे कि भैया धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन तब उसे गेस पेपर का नाम देकर टाल दिया गया। अगर ये नहीं किया गया होता तो आज इतने लोगों की नौकरी खतरे में आती क्या? अब सवाल उठता है कि अगर इस मामले में गलत ढंग से चुने गए या चुने हुए छात्र कोर्ट जाएंगे और सरकार और सीआईडी सबूत के तौर पर वही दूसरी एसआईटी की रिपोर्ट पेश कर देगी जिसमें लिखा हुआ है कि लीक नहीं हुआ, इंटरनेट पर गेस पेपर घूम रहे थे, तो फिर से क्या होगा बताओ? ये इस सबूत की वजह से अगर परीक्षा रद्द करने के फैसले पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो क्या होगा? क्या तब छात्रों की सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी? आंदोलन जो हुआ है उसका एंड पॉइंट क्या होगा? ये सारे सवाल अब इन छात्रों के मन में उठ रहे हैं। आज न्यूज की पाठशाला में रांची से हमारे साथ छात्र आंदोलन का अहम हिस्सा रहे रविंद्र पासवान जुड़े हैं। रविंद्र छात्र डेलीगेशन का हिस्सा भी रह चुके हैं और लगातार आप रविंद्र को देख रहे हैं। इनफैक्ट वो जो आपने सबसे पहली तस्वीर देखी थी जहां बच्चे सरकार ने जब बात मान ली तो नाच गा रहे थे, उसमें जो एक मुख्य मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो रविंद्र पासवान ही का था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो खूब सारी बधाई आपको, आखिरकार आप लोगों का संघर्ष काम आया, सरकार ने आपकी बातें मान ली हैं। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को अपनी पाठशाला में लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। शुक्रिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आप सीबीआई जांच पर अभी भी अटके हुए हैं और दूसरी तरफ एक और आंदोलन शुरू हो गया है। वो आप ही के साथी लोग, आप ही के सीनियर्स थे जिन्होंने परीक्षा पास की, नौकरी वोकरी लग गई। अब कह रहे हैं भैया अगर सारी परीक्षाएं रद्द हो जाएगी तो हमारी तो नौकरी अधर में लटक जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने पहले ही बात मान ली होती तो आज ना आप दुखी हो रहे होते, ना वो लोग जो अब आंदोलन पर बैठ रहे हैं वो दुखी हो रहे होते। जी मैम, हमारी लड़ाई किसी छात्र से नहीं है। बात ये नहीं है कि किसने धांधली करके नौकरियां ली है और किसने ईमानदारी से नौकरियां ली है। बात है कि पेपर लीक हुआ था। हम पेपर लीक के खिलाफ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम जो सो परीक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इन परीक्षा माफियाओं को जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक देश में सबको अपने मांग और अधिकार के लिए जो है सो अपने अपने तरीका से आंदोलन करते हैं। हम उन छात्रों पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारी जो मांग है उन मांगों पर हम अभी भी अडिग है। हमारी जो मांग थी कि जो सो हम लोग 3 भागों में जिसको बांटे थे, रद्द, जांच और रिफॉर्म से रिलेटेड, तो रिफॉर्म से रिलेटेड जो सारी मांगे लगभग मांगे जो सो राज्य सरकार ने मानी है। और रद्द से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिमांड लेटर में जो भी एग्जाम के बारे में हम लोग बोले थे, फिर चाहे JSSC CGL का एग्जाम हो, फिर चाहे TDPL एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम हो, सारे एग्जाम को उन्होंने रद्द किया। और कहीं ना कहीं ये जो हम लोग 24 दिनों से जो झारखंड के 50,000 छात्र जो सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष का ही दबाव, उस संघर्ष का ही जो आम लोग अभी न्यूज की पाठशाला देख रहे होंगे और जो अभिभावक भी होंगे जो अलग अलग राज्यों से आपको सुन रहे होंगे, वो ये कहेंगे अब छात्र कहीं जिद्दी तो नहीं हो रहे हैं? अब सरकार को कितना और आप लोग झुकाना चाहेंगे? मतलब आपने कहा कि रद्द हो जाए, रद्द हो गई। आपने कुछ और मानी थी, वो भी मान ली। अब इस पर क्यों अड़ गए कि सीबीआई जांच ही हो? मैम रद्द होना सॉल्यूशन नहीं है। रद्द तो इसके पहले भी कई सारे एग्जाम हुई है। ये JSSC CGL भी एक बार रद्द हो चुकी है। लेकिन क्या रद्द होने के पश्चात जो इसके पीछे जो सरगना है, इसके पीछे जो परीक्षा माफिया है, उसका खुलासा
राज्य सरकार या राज्य सरकार के जांच एजेंसियां कर पाई है? नहीं कर पाई है। बात है कि राज्य की जो जांच एजेंसियां हो, छात्रों का या इस राज्य का जो विश्वास है वो जीत ही नहीं पाई है। आपको बता दें कि जब कोर्ट के द्वारा ये कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया गया छात्रों को कि जो है सो आपको 6 महीना के अंदर सीआईडी को ये आदेश दिया गया कि 6 महीना के अंदर आपको जो है सो ये अपना क्लोजिंग रिपोर्ट सौंपना है और इसमें जो भी छात्र है और जो छात्र जो सो गलत तरीके से ज्वाइनिंग लिए हैं या जो एग्जाम पास किए उसको बाहर निकालना है। अब मैम ताज्जुब के बात है कि 6 महीना से ज्यादा हो गई, राज्य की जांच एजेंसियां जो सो एक भी छात्र को बाहर नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं कैसे विश्वास किया जा सकता है राज्य की जांच एजेंसियां से। इसीलिए हम तमाम छात्रों का मांग है कि सीबीआई जांच हो। और एक और तर्क है कि आप जो सो ये जो परीक्षा माफिया है ये केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, ये परीक्षा माफिया आप देख रहे होंगे पूरे देश में चल रहा है। हो सकता है कि दूसरे राज्य का परीक्षा माफिया का कनेक्शन झारखंड में हो और वैसे लोगों को पकड़ने के लिए सीआईडी काफी नहीं है, क्योंकि सीआईडी का दायरा जो है सो झारखंड तक ही सीमित है। अगर सीबीआई जांच का सिफारिश राज्य सरकार करती है तो सीबीआई जो है सो झारखंड समेत जहाँ जहाँ भी इसका कनेक्शन होगा वहाँ तक वो जांच करेगी। अच्छा, आप प्रवीण जी एक बात और बता दीजिए, तो आप लोग अभी भी वहीं पर हैं, स्टेडियम में ही बैठे रहेंगे, आप लोग वहाँ से नहीं जाएंगे? अनशन जरूर टूटा है। बिल्कुल, अभी जी बिल्कुल, हमारे 4 साथी अनशन में थे, 2 साथी हमारे अनशन तोड़े हैं, अभी भी 2 साथी अनशन पे है। अभी भी हम काफी संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और सरकार द्वारा जो कल रद्द की बातें कही गई उसका जो सो प्रेस विज्ञापित नोटिफिकेशन का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, रिटेन नोटिफिकेशन, ताकि हम लोग ये जान सके कि सरकार जो भी एग्जाम रद्द किए हैं उसका आधार क्या है, वो किस आधार पर एग्जाम रद्द किए हैं और वो आधार क्या कोर्ट में मजबूती से उस आधार को राज्य सरकार रख पाएगी। इन तमाम जो टेक्निकल बिंदु है इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन के पश्चात जो है सो हम लोग फिर आंदोलन का रूपरेखा स्वरूप के बारे में फिर आप लोग को अवगत कराएंगे। मैम जी रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं तो कह रही हूँ कि 2 लोग जो अभी अनशन पर बैठे हैं, अब हम सब भी तमाम देश की तरफ से ये अपील करेंगे कि अब उन छात्रों को अनशन छोड़ देना चाहिए। संघर्ष ज़रूर वो जारी रख सकते हैं, लेकिन आप हमारा ये मैसेज ज़रूर उन तक पहुंचाइएगा, टाइम्स नाउ नव भारत का, न्यूज़ की पाठशाला का, कि आपके संघर्ष में हम साथ हैं, पर सेहत भी बहुत ज़रूरी है। तो अनशन वाली जिद छोड़े, संघर्ष जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। और चलिए अब पाठशाला में होगी सफ़ेद दूध के पीछे चल रहे काले कारनामे और कारोबार की क्लास। वो ज़माना गया जब दूध से मलाई निकलती थी। अब हालात ये है कि दूध से डिटर्जेंट, स्टार्च और यूरिया जैसी खतरनाक चीजें निकल रही हैं। आज आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि लगभग 9:30, देखिए अब बजने को है, 9:29 हो रहे हैं, तो ये वाला जो स्पेशल सेगमेंट है, स्पेशल क्लास है, हम और किसी पर चर्चा नहीं करेंगे, हम आपकी सेहत पर चर्चा करेंगे, ये क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है। स्पेशल क्लास है ये। हम नकली और मिलावटी दूध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा देश के हर घर से जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, 140 करोड़ की आबादी से जुड़ा हुआ है। आज हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत सी खबरें थी, लेकिन नकली और मिलावटी दूध का सवाल ऐसा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी भी आपके प्रति कुछ जिम्मेदारी है। ये हमारी सेहत, हमारे भरोसे दोनों के साथ खिलवाड़ है। आखिर ऐसी क्या रुकावट है कि हम नकली और मिलावटी दूध के संकट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं? देश में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है कि नहीं है? नकली चीजों की जांच करने वाली लैब्स है कि नहीं है? मिलावटी चीजों के खिलाफ नियम भी है, कायदे भी है कि नहीं है? पुलिस और प्रशासन का कानूनी डंडा भी है कि नहीं है? नीचे से ऊपर तक कोर्ट कचहरी सब कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद हर बार नकली दूध का सामान और नकली दूध के सामने सब के सब बौने साबित हो जाते हैं। क्यों हुक्म? ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम इन नकली और मिलावटी दूध माफिया के सामने घुटने टेके हुए हैं। नकली दूध नहीं, जापान का भूकंप हो गया, जो आता है झटके देता है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेता। एक तरफ पीएम मोदी देश को विकसित बनाने के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं,
और दूसरी तरफ हमारा सिस्टम धोखा कर रहा है, नकली दूध के समंदर में गोते लगा रहा है। अगर अभी ये समस्या ठीक नहीं हुई ना, मैं बहुत ईमानदारी से कह रही हूं, तो 2047 के विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता है। हुक्म कैसे पूरा होगा? मेरा सीधा सा सवाल है। अगर लोगों की सेहत की हम सुरक्षा नहीं कर पाए या लोगों की सेहत ही सुरक्षित नहीं रही, अगर अस्पतालों की कतारें लगातार लंबी होती चली गई, तो सिर्फ आर्थिक रूप से विकसित भारत आप बने भी तो क्या बने? क्या करेंगे हम आर्थिक रूप से विकसित भारत बनकर? विकसित भारत का मतलब तो यह भी है ना कि देश का आम आदमी जो दूध अपने बच्चे को पिला रहा है, उसे कम से कम इस बात का भरोसा तो हो कि वो शुद्ध दूध पी रहा है। अगर नकली दूध, नकली पनीर, मिलावटी मिठाइयां हमारी सेहत के लिए खतरा बनती रही, तो 2047 का विकसित भारत स्वस्थ भारत बन जाएगा? बताइए मुझे। वो नहीं कहते हैं कि घर में अंबार लग जाए पैसे का और घर वाले ही सारे बीमार हैं, तो क्या कीजिएगा पैसे का? क्या कीजिएगा? हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि भारत में दूध की नदियां बहती थी, हर चीज शुद्ध और सेहतमंद हुआ करती थी। व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। और ये दूध छोटा हो के बड़ा, अमीर हो के गरीब, गोरा हो के काला, मोटा हो के पतला, मोहल्ले में रहता हो कि हाई राइज बिल्डिंग में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भरोसा है ये दूध। आप एक घर मुझे बता दीजिए जहां दूध का इस्तेमाल ना होता हो। सुबह की चाय से लेकर बच्चों के दूध के ग्लास तक, दही से लेकर पनीर तक, मिठाई से लेकर घी तक, दूध हमारे घर की रसोई से लेकर हमारी संस्कृति तक में मौजूद है। बड़ी हैरानी की बात है कि आज हमारे घरों में पानी को साफ करने के लिए वाटर प्यूरिफायर है ना, हवा को साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर है, लेकिन दूध की मिलावट या नकली दूध को पकड़ने के लिए मिल्क प्यूरिफायर तो छोड़िए, पर्याप्त लैब्स भी नहीं है। और इसीलिए आज हम प्रैक्टिकल क्लास में ये बताएंगे कि आप किस तरह घर में नकली और मिलावटी दूध पकड़ सकते हैं। देश में त्योहार का सीजन चल रहा है, रक्षाबंधन आने को, जन्माष्टमी उत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। इस सीजन में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया, बहुत बढ़िया। मिलावटी नकली दूध को लेकर पिछले 7 दिनों से देश भर में छापे चल रहे हैं। राज्यों के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने हजारों लीटर नकली दूध और मिठाइयां पकड़ी है। हैरान करने वाली खबर तो यह है कि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा कुछ घंटे पहले 2000 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया। 500 किलो सड़ा हुआ पनीर जब्त करके नष्ट किया गया। इसके अलावा बड़ी तादाद में सोयाबीन रिफाइंड तेल, मिल्क पाउडर 80 किलो, टिनोपाल पाउडर 20 किलो, सोडियम हाइड्रोसल्फेट, ये सब जब्त हुआ है। गनीमत यह है कि इनकी बरामदगी हो गई, नहीं तो ये नकली दूध के धंधे में खपा दिए जाते और हमको पता भी नहीं चलता। मथुरा तो वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण को लेकर दूध और मक्खन से जुड़ी कहानियां पूरी दुनिया में प्रचलित है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं दर्शन के लिए। उनके मन में माखन चोर की इस नगरी की एक अलग इमेज है। कदम कदम पर घी, दूध, मलाई, पेड़े, रबड़ी की दुकानें हैं। लोग इस बात पर भरोसा ही नहीं करते कि कृष्ण की नगरी में उनके साथ नकली दूध और उससे बने पकवानों वाला धोखा हो सकता है। शी, इस पवित्र और आध्यात्मिक शहर में भी नकली दूध माफिया एक्टिव है। एक दौर था जब दूध में सिर्फ पानी की मिलावट होती थी। अगर किसी को पता चल जाता कि दूध वाले ने पानी मिलाया है, पूरा मोहल्ला उसे दूध लेना बंद कर देता था। लेकिन अब मिलावट के साथ साथ नकली दूध का दौर आ गया है। वक्त बदला, मिलावट का खेल भी बदल गया। अब बात सिर्फ पानी मिलाने तक सीमित नहीं है हुक्म, अब तो कहावत भी बदल गई है। पहले कहा जाता था दूध का दूध, पानी का पानी, राइट। आप कहते हैं दूध का दूध, जहर का जहर। पिछले कुछ दिनों से देश भर में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। मैं कोई अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। 10 दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में GIDC के इंडस्ट्रियल बेल्ट में 1 करोड़ 67 लाख रुपए का मिलावटी घी पकड़ा गया। कितना?
1,67,00,000 रुपए का, करीब 30,000 लीटर। इसे हैप्पी ऑयल इंडस्ट्री में बनाया जा रहा था। छापे में 1,825 कार्टन मिलावटी घी, 220 टन रिफाइंड पाम ऑयल, 223 ड्रम केमिकल और बड़ी मात्रा में व्हाइट पाम ऑयल बरामद किया गया। पूरे गुजरात और राजस्थान में सप्लाई इससे हो रही थी। अगली तस्वीर यूपी के संभल की। यहां रसगुल्ला फैक्ट्री से 4,500 किलो सफेद रसगुल्ले पकड़े गए। दूध किस पॉइंट से खरीदा गया, इस रसगुल्ले को तैयार करने के लिए नहीं बताया। रसगुल्ला फैक्ट्री के मालिक के पास इसका हिसाब किताब और जवाब ही नहीं था। यहां से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सफेद रसगुल्लों की सप्लाई होती थी। और दिलचस्प बात यह है कि होली के मौके पर प्रशासन की टीम ने यहां छापा मारकर कई क्विंटल तैयार रसगुल्लों को नष्ट करवाया था। इन सारी बातों को देखते हुए अब आपको एक प्रैक्टिकल क्लास में लेकर चलती हूं, जहां नकली दूध या मिलावटी दूध को हम पकड़ सकते हैं। देखिए, नकली दूध को अगर मान लीजिए उसमें यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वो तो आप लैब टेस्ट करके ही पता लगा सकते हैं। लेकिन आम दिनों में आप कैसे पता लगाएंगे कि ये नकली दूध है कि ये असली दूध है? मैं एक प्रैक्टिकल आपको करके बताती हूँ। ठीक है, मेरे पास ये 3 ग्लास है। ठीक है, 3 ग्लास आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से 1, 2 और ये 3। कोई ये बता सकता है कि नकली कौन सा वाला है और असली कौन सा वाला है? अगर आपको मैं यहाँ से जो मैं देख पा रही हूँ ना, तो मैं तो ये कभी ना बता पाऊँ कि असली और नकली कौन सा है। इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको मैंने चेंज करके बताया है। ये वाला जो दूध है, ये मैंने एक डेयरी से लिया है। ये पैकेज दूध है, ब्रांडेड, और ये दूध हमने यहाँ तैयार किया है। ठीक है, ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, लेकिन जब हमने इसको तैयार किया तब तो भैया हमें ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे, और इसमें दूध का कोई अंश है ही नहीं। जो दूध का अंश होता है ना, वो नहीं है। इसको मैंने तैयार कैसे किया आप जानते हैं? इसको मैंने तैयार किया है ये सारे इंग्रेडिएंट्स। रवि आइए ज़रा, ये देखिए, ये मेरे पास ये 2। आप मुझे बता सकते हैं आप इसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली है? बता पाएंगे आप? अब इसको मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी कौन सा असली कौन सा नकली है। लेकिन इधर आइए ज़रा, मैं पूरा आपको फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ ये बता सकती हूँ कि मैंने इसको कैसे यहाँ पर बनाया है। देखिए, ये है डिटर्जेंट, आपको दिखाई दे रहा है? ये डिटर्जेंट है। ठीक है, ये है मिल्क पाउडर। ये तो सबसे बेहतरीन मिल्क पाउडर है, लेकिन ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं मिल्क पाउडर, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो है ये यूरिया है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लूकोन है, ताकि दूध की मिठास बनी रहे। और ये जो है ये स्टार्च है, अलग अलग किस्म का, ये सबसे बेहतरीन वाला स्टार्च है। इन सब को मिलाकर ये वाला जो दूध है ये बनाया गया है, और उसमें थोड़ा सा पाम ऑयल भी डाला गया है। ये जब आप इसको अच्छे से शेक कर देंगे ना, अच्छे से, तो आपको पता पड़ेगा कि अरे बाप रे, आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये तो हमने ऐसे ही कच्चा बना दिया है। ये जो बदमाश लोग हैं ना, इनको तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये किस तरीके से इस दूध को बनाते हैं। ये मैंने टेस्ट ट्यूब में, इसलिए मैं ये करके आपको बता रही हूँ, ताकि ऐसा करते हैं इसको 2 में डाल देते हैं, ताकि मैं 2 तरीके आपको बता सकूँ। ठीक है, पहला तरीका तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ये मैं डेयरी वाला दूध डालती हूँ इसमें। कोई एक आके मेरी मदद कर दे ताकि हम लोग वक्त ज़ाया ना करें। ये मैंने डेयरी वाला दूध डाल दिया है। ठीक है, अब मैं डालती हूँ पैकेज दूध। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब ज़रूरत नहीं मुझे। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं एक में ये आयोडीन टिंच डालती हूँ। इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आयोडीन टिंच क्या करता है ये 3, 4, ठीक है, एक वाले में ये डाल दी,
इसमें भी डाल देती हूँ, ठीक है। और अब ज़रा इसको हम थोड़ा शेक करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें जो आयोडीन है उसका रंग सिर्फ मिलेगा, यानी ये दूध एकदम असली है। कलर आपको दिख पा रहा है क्योंकि मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये येलो है, ये आयोडीन टिंज का कलर है। तो दूध ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये भी देखिए आप, इसको भी ज़रा मैं शेक करती हूँ। जब आप शेक करेंगे तो ये भी आयोडीन का रंग ही छोड़ा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब ज़रा आप नकली दूध पर आ जाइए। ये नकली दूध को देख रहे हैं आप कैसे ये पूरा बदल गया है, इसने पूरा रंग ही बदल दिया। ये नकली दूध है, आपने आयोडीन डाला और पूरा का पूरा बदल गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये काला सच है दूध का, ये जहर है। और ये आयोडीन टिंच हमने असली दूध में मिलाया और ये रंग बस आयोडीन का आपको दिख रहा है, आयोडीन टिंच का, बाकी ये पूरा का पूरा। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। दूसरे तरीके के लिए मुझे ज़रा क्लीन करना होगा अपने आप को। ये 3 और बीकर टेस्ट ट्यूब मैंने तैयार किए थे। अब ये है नकली वाला, ठीक है। नकली वाले को अब ज़रा आप हिलाइए ठीक ठाक। जब आप मिलाएंगे तो इसमें देखिए गजब का झाग दिख रहा है। दिख रहा है आपको झाग? दिख पा रहा है? ये दूध हमने यहाँ तैयार किया है। ये झाग आपको दिखाई दे रहा है? ये डिटर्जेंट का झाग है। इसमें मुझे तो हल्की फुल्की महक आ रही क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से रिफाइंड नहीं किया। ये लोग तो लैब में तैयार करते हैं ना, मशीनों के उसमें। अब ये आप नकली दूध ले लीजिए। नकली दूध को भी आप अच्छे से हिलाइए। आपको इतना झाग नहीं मिलेगा जितना इसके अंदर है। देख रहे हैं झाग का अमाउंट? इसमें ज्यादा झाग है, ठीक है, पर इसमें वो झाग नहीं है। और यही चीज मैं इसके साथ भी कर देती हूँ। ये देख रहे हैं आप? झाग के नाम पर केवल एक लेयर है, जबकि इसमें इतना हिस्सा झाग का आ चुका है। करने को तो बहुत तरीके हैं, लेकिन ये बस घरेलू तरीका मैंने आपको बताया है जो आसानी से आपको अवेलेबल होगा। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, वो ये है कि एक तो दूध टेस्ट करने के अलग अलग किट्स भी अब तो बाजार में मिलने लगे हैं। अब जब तक ये सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं करता है, आप तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी ले ही सकते हैं। वो किट ज़रूर घर में रखिए। पता लगा कोई मुंह मीठा करवाने आया और अपना पेट पकड़ के आप अस्पताल का चक्कर काट रहे, क्योंकि इस वक्त स्थिति बहुत ख़राब है। इतनी ख़राब है कि तुकाराम जैसा एक फूड इंस्पेक्टर इस देश में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि वो जाकर जगह जगह छापे मार रहा है, जबकि हमारे तमाम फूड इंस्पेक्टर्स का यही काम होना चाहिए। ये स्थिति है और इस स्थिति को ठीक करना होगा। और अब आपका चहेता सेगमेंट सोचा है कभी। आज आपको तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली लेकर चलती हूँ। यहाँ कावेरी और कोल्लिडम नदी के संगम पर बसा है श्रीरंगम। यहाँ एक विशाल मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु विराजमान हैं। उन्हें यहाँ श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जो प्रतिमा है उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठित किया था। बाद में इसे इक्ष्वाकु वंश को सौंप दिया गया और भगवान राम ने इसकी पूजा की। कहते हैं लंका विजय के बाद श्री राम ने इसे विभीषण को भेंट किया और मान्यता के मुताबिक आज भी प्रत्येक 12 वर्ष में विभीषण श्रीरंगम आते हैं। वैकुंठ एकादशी जैसे उत्सवों में यहाँ लाखों की तादाद में भक्त उमड़ते हैं। द्रविड़ शैली में बना मंदिर और उसका परिसर 156 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर की दीवारें 6 मील लंबी और कुल 21 गोपुरम है। रंग बिरंगी मूर्तियों से सजे यहाँ के गोपुरम रामायण और महाभारत की कथाओं से भरे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में आदिशेष पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इन्हें ही रंगनाथ स्वामी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक मंदिर 1817 ईस्वी में बनाया गया था। 1371 में विजयनगर यानी 1371 की मैं बात कर रही हूँ, विजयनगर साम्राज्य के शासन में इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। मंदिर में आस्था की गहराई, सौंदर्य की ऊंचाई
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की त्रिवेणी है। आप कह सकते हैं कि हमारी मंदिरों की विरासत सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और जीवन का समग्र दर्शन भी देते हैं। चलिए, घंटी बज चुकी है, यानी इशारा है मेरे जाने का, इस वादे के साथ कि कल 8:50 पर दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।